Hello, Assalamu alaikum friends. I'm Hussain Laghari. Welcome to our Facebook page. And as you know, we are implementing our capacity building project enabling youth for education. And today it's our 11th lecture for biology. Miss Aisha Nadeem is here. I would like to ask her to start her lecture. Miss Aisha, are you there? Can we start now? Sir, पूरी screen करिएगा please. Okay, let's start. Okay, thank you. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So today is our 11th class in which we are going to start from where we left yesterday. किंगडम प्रोटिस्टा हम लोग कल हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा. दैट इज अवर सेकंड किंगडम ऑफ फ्रॉम क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7. सो आज हम उसी से ही कंटिन्यू करेंगे. कल हमने किंगडम प्रोटिस्टा का एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इसके साथ साथ हमने किंगडम प्रोटिस्टा की जस्ट जनरल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे और कुछ चीज़ें और डिस्कस की थी. तो आज हम फर्दर मोर उसको जो है ना डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि हाउ किंगडम प्रोटिस्टा फर्दरली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, next. All right. So previous class. Okay, thank you. Okay. So कल हमने किंगडम प्रोटिस्टा जब स्टार्ट किया था तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में इससे पहले जनरल एक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट आर यूकैरियोटिक्स बेसिकली बट यूनिसेल्ड. तो यानी एक सेल वाले जानदार तो हैं, लेकिन अगर हम बज़ाहिर उसके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर यूकैरियोटिक बाय सेल. मींस दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एज वेल एज सम मेनी ऑर्गेनेल्स इन देयर जो है ना बॉडीज. So a protist is a group of eukaryotic organisms which are not classified as either an animal, plant or fungus. They possibly share certain morphological and physiological characteristics with animal or plants or both. Basically, हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा कि 5 किंगडम्स हैं और पांचों के पांचों किंगडम्स में किंगडम मोनेरा है या किंगडम प्रोटिस्टा है. ये दो वाहिद जो है ना थोड़े डिफरेंट एक तरीके से किंगडम है. बाकी किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर किन जानदारों को प्लेस किया गया है. लाइक किंगडम एनिमेलिया इज फॉर एनिमल्स, किंगडम प्लांटे इज फॉर प्लांट्स, किंगडम फंगस इज फॉर फंजाई. सो द किंगडम मोनेरा जो है ना रखा गया है वो उसके अंदर तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और वो सिर्फ 2 ही हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम पिछले 2 क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं. किंगडम प्रोटिस्टा वाहिद एक ऐसा कॉम्प्लेक्स यूं समझ लें कि किंगडम है जिसके अंदर उन जानदारों को रखा गया है जो नाइदर एनिमल है नॉर प्लांट्स है. मींस दे हैव कंबाइनली सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ बोथ. ऐसे जानदार जो कंप्लीटली ना तो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं ना तो वो कंप्लीटली एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, उन जानदारों को हमने एक कॉम्प्लेक्स यूं समझ लें कि किंगडम में रखा है जिसको हम कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स किंगडम फ्रॉम ऑल द किंगडम्स. तो इसके अंदर जितने भी जानदार हैं यूनिसेलुलर मींस सिंपल है पर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उनके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. अब the term protist typically is used in reference to a eukaryotic, that is not a true animal, plant or fungus. The cell of protist have highly organized nucleus and a specialized cellular organism. Basically kingdom protista का जो वर्ड ही है ना उससे यही चीज मेंशन होती है कि दे आर नॉट ट्रूली एनिमल. लाइक इसके जानदार ना तो कंप्लीटली एनिमल है ना कंप्लीटली प्लांट है ना ही कंप्लीटली फंगस की कैटेगरी में आते हैं. एक कंबाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं तीनों के तीनों के इसके जानदार एज वेल एज इसके अंदर न्यूक्लियस होता है प्रॉपर और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं. अब प्रोटिस्टा के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं. जैसे लोकोमोशन के लिए प्रोटिस्टा के अंदर फ्लैजिला एज वेल एज सीलिया पाया जाता है.
इसके अलावा मेजॉरिटी जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक होते हैं, मींस बिकॉज दे लिव इन वाटर, स्पेशली इन फ्रेश वाटर। तो किंगडम प्रोटिस्टा मेजॉरिटी एक्वेटिक है। They contain both characteristics of plants and animal, as well as they have a eukaryotic cell. They are unicellular. They are they are aquatic. They contain nucleus as well as many specialized organ. They have locomotory organ, especially flagella and cilia. तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। फर्दर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ओके नेक्स्ट। मैम यस बेटा। यस, कोई मेरीन एग्जांपल है इनका, किंगडम प्रोटिस्टा का कोई ऑर्गेनिज्म? किंगडम प्रोटिस्टा के मरीन में नहीं, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होते हैं ना। यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आइदर वो अल्जी है या कोई और सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है, पेरेमिशियम, प्लास्मोडियम, अमेबा, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास, जो भी चीज है, इधर वो वॉलवॉक्स हो गया या कोई भी चीज हो गई, वो फ्रेश वाटर होगी, मरीन नहीं होगी। सही। ओके तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दीज आर यूजुअली एक्वेटिक, प्रेजेंट इन द सॉइल और इन द एरियाज विथ मॉइस्चर, मतलब ये मोस्टली एक्वेटिक है। इसके अलावा ये ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जो ज्यादातर मॉइस्चर वाली मिट्टी हो, लाइक पानी, और जो थोड़ी नरम गीली मिट्टी होती है जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर वाली मिट्टी हो, उसके अंदर ये जो है ना मेजोरिटी पाए जाते हैं, या फिर ये पानी में पाए जाते हैं। Most protist species are unicellular organisms. However, there are a few multicellular protists such as kelp. Some species of kelp grow so large that they exceed over 100 feet in height. Means बहुत सारी, अगर मेजरली तौर पे देखा जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, पर कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो मल्टी सेलुलर होती हैं, जो कि इसकी कैटेगरी में रखी गई हैं। इसके अलावा जस्ट लाइक एनी अदर यूकैरियोट्स, द सेल ऑफ दीज स्पीशीज हैव अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब तमाम यूकैरियोट्स की तरह इनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है एज वेल एज दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। या अब इसकी अगर हम बात करें ना तो दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाने वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक हैं। तो दोनों ही कैटेगरी यानी न्यूट्रिशन इनके दोनों हो सकती है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटेरो भी। ऑटोट्रॉफिक उन जानदारों को कहते हैं जो अपना खाना खुद ही क्रिएट कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफिक को वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी और से खाना हासिल करते हैं। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा और कैरेक्टर्स जो हैं वो हम फर्दरमोर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सिम्बियोसिस की अगर हम बात करें, सिम्बायोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। फॉर इंस्टेंस कैल्प जो है वो सीवीड जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट है दैट प्रोवाइड अ टर्स प्रोटेक्शन फॉर प्रीडेटर्स amidst its thick kelp. In turn, the otters eat sea urchins that tend to feed on kelp. Means सिम्बियोसिस हम किस कम्युनिकेशन को बोलते हैं, एक एसोसिएशन होती है सिम्बायोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में कंबाइनली रहें या आपस में एक दूसरे को यूं समझ ले बेनिफिट दें, उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो इस क्लास में आते हैं जो कि सिम्बायोसिस एसोसिएशन रखते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने सीवीड की एग्जांपल दी है, जो कि एक मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट है जो कि प्रोटेक्शन देता है प्रीडेटर्स को, क्योंकि उसके ऊपर थिक कैल्प होता है, मतलब एक इसी वजह से उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ना प्रीडेटर्स के साथ एक तरीके से सिम्बायोसिस एसोसिएशन बना के रखता है। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट पैरासाइटिज्म भी करते हैं, मतलब पैरासाइट्स भी होते हैं। स्पीशीज सच एज ट्राइपनोसोमा प्रोटोजोआ कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमन। हमारे अंदर एक प्रोटोजोआ होता है दैट इज ट्राइपनोसोमा, जो कि यूनिसेलुलर है लेकिन वो पैरासिटिज्म करता है, मींस वो हमारे अंदर स्लीपिंग सिकनेस करता है, ह्यूमंस के अंदर स्पेशली। इसके अलावा प्रोटिस्ट के अंदर लोकोमोशन होती है थ्रू सीलिया एंड फ्लैजिला। इवन के a few organisms belonging to kingdom protista have pseudopodia that help them to move. other than cilia and flagella, अगर हम देख रहे हैं लोकोमोटरी ऑर्गन तो इसके अंदर सोडोपोडिया भी पाए जाते हैं। सोडोपोडिया ऐसे समझ लें कि साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शंस को कहते हैं हम, जिसमें जो है क्या करते हैं, वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं सोडोपोडिया में। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस,
The sexual method of reproduction is extremely rare and occurs only during times of stress. Means protista जितने भी unicellular है majority वो asexually reproduce करते हैं through mostly through binary fission. Sexually बहुत कम reproduce करते हैं, especially अगर इनके ऊपर stress timing हो तब उस कंडीशन में ये sexual reproduction करते हैं. इसके अलावा ये asexual reproduction करते हैं majority through binary fission. Okay, next. मैम Yes, बेटा. इसमें सिम्बायोसिस में एक अदर भी होती है ना कैटेगरी, कमेंसुलिज्म. जी 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 सिम्बायोसिस में कॉमेंसलिज्म भी होती है. उसमें भी सिंपली यही होता है कि एक को बेनिफिट मिल रहा है जबकि दूसरे को नहीं मिल पा रहा मेजॉरिटी. लेकिन यहाँ पर जो प्रोटिस्ट की हम बात करें ना उसमें मेजॉरिटी यही देखा जाता है कि सिम्बायोसिस में दोनों ही इक्वली एक दूसरे से बेनिफिट हासिल कर रहे हैं. ऑलराइट. ओके, ऑलराइट. ओके. उसके बाद हम अगर फर्दर मोर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा डिवाइडेड है 3 किंगडम्स के अंदर उनकी कैटेगरीज की. जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. कुछ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कुछ इसके अंदर फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं. तो उस बेसिस पर किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में. पहला आता है कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. ऐसे प्रोटिस्ट जिनमें एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कह रहे हैं. ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं. और ऐसे जिसमें फंजाई के हैं उसको हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफ होंगे बिकॉज एनिमल्स आर नेवर ऑटोट्रॉफ. मतलब हेटेरोट्रॉफ होते हैं एनिमल्स हमेशा. उसके साथ साथ एनिमल्स के अंदर मूवमेंट की एबिलिटी होती है, यानी एनिमल्स सबसे ज्यादा लोकोमोशन वगैरह करते हैं. इसीलिए ये एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट के बाद जो सेकंड कैटेगरी है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की है जो कि होंगे ही ऑटोट्रॉफ. ये हेटेरोट्रॉफ नहीं हो सकते. इसके अलावा इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की भी जो है ना एबिलिटी होती है, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की हम बात करें ना अगर तो दे आर हेटेरोट्रॉफ. इनको हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि फंजाई नेचुरली भी जो है ना हेटेरोट्रॉफिक होती है. देयर सेल्स हैव सेल वॉल एंड हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर्स. फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं उनके जो सेल्स हैं उनके ऊपर सेल वॉल होती है. साथ साथ उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से वो कर सकते हैं इजिली थ्रू स्पोर्स बना के जो है ना ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इजिली. ओके. अब हम एक एक करके फर्दर इन जो है ना तीनों कैटेगरीज को डिटेल डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट. ऑलराइट. सबसे पहले हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसको हम प्रोटोजोन्स कहते हैं. आप इसको प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं. प्रोटोजोन्स हम कहते हैं उन जानदारों को जो प्रोटिस्ट तो है पर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, मतलब एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स लगते हैं. प्रोटिस्ट दैट आर क्लोज टू एनिमल्स आर नोन एज प्रोटोजोन्स. ऐसे प्रोटिस्ट जो कि एनिमल्स के क्लोज हैं या एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स. दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर while एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर. अच्छा, फर्क क्या है जो देखा जाए ना अगर तो प्रोटोजोन में और एनिमल्स में ये फर्क है कि एनिमल्स हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं जबकि प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर है. बस यही फर्क है. इसके अलावा इसके अंदर तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाते हैं ना वो एनिमल्स के देखे जाते हैं. they live in moist watery environment. The characteristics that resemble that of animals are, ये मेजोरिटी कहाँ पाए जाते हैं मॉइस्ट वाटरी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी पानी वाली जगह पर या मॉइस्ट सॉइल जिसे आप कह सकते हो वहां पे मेजोरिटी ये पाए जाते हैं. इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं वो ये क्या है, वो ये है कि दे हैव द एबिलिटी टू मूव. इनके अंदर एबिलिटी है मूवमेंट करने की. इसके अलावा ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन. तो मतलब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, इसके साथ साथ ही मूवमेंट करते हैं. दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के हैं. तो प्रोटोजोन्स में ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. ओके, नेक्स्ट. ऑलराइट. अब प्रोटोजोन्स को फर्दर 4 कैटेगरीज आप इसको फाइला कह सकते हो उस पे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट. यानी हर प्रोटोजोआ हमने पीछे डिस्कस किया कि प्रोटोजोन्स के अंदर एबिलिटी होती है मूवमेंट की. तो मूवमेंट के बेसिस पर इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में. सबसे पहली जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं सार्कोडीनियंस. सार्कोडीनियंस कहते हैं.
दे यूज सोडोपोडिया फॉर द बॉडी मूवमेंट। ये वो प्रोटोजोन्स है जो सोडोपोडिया अपने इस्तेमाल करते हैं फॉर द मूवमेंट। जू फ्लेजिलेट्स हम उनको कहते हैं जो फ्लेजिला के जरिए मूवमेंट करते हैं। सीलिया फॉरेंस उनको कहते हैं जो सीलिया के थ्रू मूवमेंट करते हैं, और स्पोरोजोन्स उनको कहते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं, सॉरी। तो इन 4 डिफरेंट बेसिस की बुनियाद पे प्रोटोजोन्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सार्कोडीनियंस की। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम सार्कोडीना। फाइलम सार्कोडीना यानी सार्कोडीनियस show body movement by extending cytoplasm in the form of lobes as known as pseudopodia। मतलब सार्कोडीनियस वो प्रोटोजोन्स हैं जो अपने पूरे साइटोप्लाज्म से मूवमेंट करते हैं। मतलब इनके अंदर एक प्रॉपर लोकोमोटर ऑर्गन नहीं है, इनके अंदर फॉल्स फुट होते हैं, यानी वो काम तो इसी तरीके का ही कर रहे हैं कि देखिए सोडोपोडिया हम किसको कहते हैं। सिंपली हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि हम सोडोपोडिया को क्या कहते हैं। देखिए सोडोपोडिया एक यूं समझ लें लोकोमोटरी ऑर्गन है जो बजाहिर नहीं नजर आता, लेकिन अमेबा, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि अमेबा की इरेगुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर, कैन आई शेयर द व्हाइट बोर्ड? दिस इज द इरेगुलर शेप ऑफ एन अमेबा। अमेबा को अगर आप बजाहिर देखेंगे ना तो उसके सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें सोडोपोडिया कहाँ है? अगर आप बाहिर देख रहे हो इसके अंदर सोडोपोडिया नहीं है, बिकॉज मैंने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया। इंटरनली अगर हम देखेंगे तो अमेबा के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाए जाते हैं, इसके अंदर जो है डिफरेंट चीजें पाई जा रही है, इसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेन्स पाए जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सोडोपोडिया कहाँ है। आप अगर यहाँ देखो, ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये इनको हम कहते हैं सोडोपोडिया। इन प्रोजेक्शन को हम सोडोपोडिया कहते हैं। अब अमेबा किस तरीके से मूवमेंट करता है, क्योंकि ये जेली लाइक है और इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसलिए क्या करता है, ये अपने पूरे साइटोप्लाज्म को मूव करता है। लाइक अगर ये वाला अमेबा अगर आगे को जाएगा तो इसकी प्रोजेक्शन कुछ ऐसी होंगी, और ये नीचे को जाएगा तो इसकी कुछ प्रोजेक्शन ऐसे होंगी। तो ये जो जहां पर मैं आपको एरो दे रही हूँ, ये जो प्रोजेक्शन हैं इनको हम कहते हैं सोडोपोडिया, जिसमें पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म मूव करता है अमेबा के साथ। इनको हम सोडोपोडिया कहते हैं, जो बजाहिर देखने में नजर नहीं आ रहा कि इसमें क्या लोकोमोशन हो रही है, पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहा है, इस साइटोप्लाज्म की जो प्रोजेक्शंस निकल रही हैं, इसको हम कहते हैं सोडोपोडिया। और ये सोडोपोडिया वाली मूवमेंट अमेबा के अंदर पाई जाती है। ओके सर, तो सोडोपोडिया की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ओके, सार्कोडीनियस वो जानदार हैं जो अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट करते हैं, अपने पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को मूव करके। इसी को ही हम सोडोपोडिया कहते हैं। द सोडोपोडिया इज यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड फीडिंग। ये जो सोडोपोडिया है ना, ये मूवमेंट का काम करता है एज वेल एज फीडिंग का भी। अमेबा किस तरीके से खाना खाता है, अमेबा का खाना खाने का या न्यूट्रिशन हासिल करने का तरीके का क्या है कि ये अपना पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म, आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, ये बड़ी लाइट से कलर की है, पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, यानी फूड है, जिसको अमेबा ने अपने अंदर इनटेक करना है। तो वो किस तरीके से करेगा, वो अपना पूरा साइटोप्लाज्म लेके जाकर साइटोप्लाज्म से उसको यूं करके कवर करके अपने अंदर ले लेगा। क्योंकि अमेबा के अंदर कोई प्रॉपर ओपनिंग नहीं है जिसके जरिए वो खाना खाएगा, तो वो अपने पूरे साइटोप्लाज्म को उस फूड मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द घेर कर उस फूड मॉलिक्यूल को अपने अंदर इनटेक कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि सोडोपोडिया मूवमेंट भी करवा रहा है एज वेल एज अमेबा को फीडिंग भी करवा रहा है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल में रखते हैं, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो अमेबा है, जो कि सिंगल सेल प्रोटिस्ट है, जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि वही ऐसे जानदार हैं जो सोडोपोडिया रखते हैं, मतलब दे मूव बाय सोडोपोडिया। ओके, नेक्स्ट। All right, the second phylum is phylum Zooflagellata. अब देखें, the member protozoans of this group move with the help of flagella, यानी ऐसे जानदार
क्योंकि आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि वो जानदार है जो फ्लेजिलेटा है, यानी कि फ्लेजिला के जरिए मूव करते हैं। तो उन प्रोटोजोआ को हम या उन प्रोटोजोन्स को हम फाइलम ज़ूफ्लेजिलेटा के अंदर रखते हैं, जो कि फ्लेजिला के थ्रू मूवमेंट करते हैं। दे आर मोस्टली पैरासाइटिक, मेजॉरिटी जो है ना ये, यानी ये एक फ्लेजिला वाले ये मेजॉरिटी पैरासाइटिक होते हैं। Many flagellates are found in the intestine of humans, in termites and other animals। मतलब बहुत सारे ये जो पैरासाइटिक फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स है ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं। और बहुत सारे फ्लेजिलेट्स जो है ना हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे ट्रिप्टोसोमा हो गया, ये हमारे अंदर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, उसमें कैटल्स में भी करते हैं, ह्यूमंस में भी करते हैं। तो ये कुछ बीमारियां करने वाले भी ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो कि हमारे लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, और ये मूवमेंट करते हैं थ्रू फ्लेजिला। फ्लेजिला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आप क्लियरली डायग्राम दिखा रहे हैं, इसके अंदर एक लॉन्ग सा जो धागा नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लेजिला। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम सीलियोफोरा की, जिसको हम फाइलम इसका आप सिलिएट्स या सिलिएटा भी कह सकते हो। These protozoans move with the hair-like structures called cilia, which help the organism to move their body as well as taking in the food particle। मतलब सीलिया कौन से लोकोमोटिव ऑर्गन है? ये छोटे छोटे हेयर्स हैं जो किसी जानदार के ऊपर बहुत सारे लगे हुए होते हैं। अच्छा, सीलिया और फ्लेजिला में क्या फर्क है? फ्लेजिला किसी जानदार के अंदर एक ही होगा या दो होंगे, यानी फ्लेजिला कम होते हैं और बहुत लॉन्ग होते हैं, जबकि सीलिया बहुत सारे और छोटे छोटे धागे या हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर किसी जानदार के ऊपर लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है? जानदार को मूवमेंट करवाना, और इसका भी काम क्या है कि ये फूड इनटेक करवाता है जानदार को। मतलब क्योंकि ये हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं तो ये फूड इनटेक करवाने में हेल्प करते हैं। इन छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं, और वो जानदार जिसके अंदर सीलिया होंगे उन प्रोटोजोन्स को हम रखते हैं फाइलम सीलिएट्स में, यानी फाइलम सीलियोफोरा में। The movement of cilia is पेंडल लाइक मूवमेंट, बैक एंड फोर्थ ऑफ मूवमेंट। मतलब इनकी जो मूवमेंट होती है वो बेसिकली ऐसे होती है, लाइक डिप लाइक स्ट्रक्चर, आपस में एक साथ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको अपने हाथ मूव करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये हेयर एंड देयर इस तरीके से मूव करते हैं, और बहुत तेजी से मूव करते हैं कि जानदार बहुत रैपिडली मूवमेंट करता है थ्रू विद सीलिया। इसके अंदर जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो पेरिमीशियम है, पेरिशियम हमने कल ही डिस्कस किया है। ओके नेक्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलम स्पोरोजोआ की। देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर नॉन मोटाइल एंड पैरासाइटिक। मतलब फाइलम स्पोरोजोआ के अंदर वो जानदार आते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले तमाम नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब दे कैन नॉट लोकोमोट, लोकोमोशन है ही नहीं इनमें। तो मूवमेंट की बुनियाद पर अगर देखें तो पिछले वाले जो 3 फाइलम हमने पढ़े, तीनों के अंदर अलग अलग किस्म से मूवमेंट हो रही है, पर यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ना लोकोमोशन नहीं करते, ये नॉन मोटाइल है, पर ये पैरासाइटिक है। मतलब दे गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड हार्म देम, तो दे फॉर्म स्पोर्स, hence termed as sporozoa। इनको स्पोरोजोआ इसलिए नाम दिया गया है because they form spores। They lack locomotive structures, therefore they are carried in their host by their body fluid। Means इनके अंदर कोई प्रॉपर लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं है, ये लोकोमोशन नहीं करते, इसी वजह से इनको अपने होस्ट तक लेके जाने में दे आर कैरिड इन देयर होस्ट बाय देयर बॉडी फ्लूइड, यानी अपनी बॉडी फ्लूइड के जरिए होस्ट के अंदर जाना जाते हैं। Many sporozoans cause serious disease in humans। बहुत सारे हमने अभी अभी देखा कि जितने भी स्पोरोजोआ है या स्पोर बनाने वाले जो भी प्रोटोजोआ है वो पैरासाइटिक है। तो उसमें जो बहुत कॉमन और बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज करने वाला एक प्रोटोजोआ है एग्जांपल में, वो हमारे पास है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट आई कैन से डेंजरस प्रोटोजोआ दैट आर फाउंड कॉमनली इन एनवायरनमेंट, जिसको लेकर आके उसका जो है ना यूं समझ ले एक वेक्टर, जिसको हम मॉस्किटो कहते हैं। मॉस्किटो एक वेक्टर है जो प्लास्मोडियम को ट्रांसफर करता है इन द ह्यूमंस, जो कि फिर हमारे अंदर आकर मलेरिया कॉज करता है। तो स्पोरोजोआ हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके नेक्स्ट। मैम स्पोरो हेलो मैम, जी जी। स्पोरोजोआ के कैरेक्टर मैम कौन से किंगडम से मिलते हैं? लाइक the first one were resembling to animals and second to the plants and these resemble to fungi or any? जी जी जी,
क्योंकि देखें ये जो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट थे ये स्पोर्स नहीं बनाते, जो प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट है वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। आप यूँ कह सकते हो कि ये जो फाइलम स्पोरोजोआ है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फंजाई से भी रिजेंबल करते हैं, बिकॉज फंजाई भी स्पोर्स बनाता है। इसके अलावा जितने भी लाइक अगर प्लांट्स की अगर हम बात करें ना, प्लांट्स भी स्पोर्स बनाते हैं, तो आप कह सकते हो कि फाइलम जो सॉरी ये जो स्पोरोजोआ है ये जो है प्लांट्स के साथ इसका कैरेक्टर ये वाला रिजेंबल कर रहा है, एज वेल एज फंजाई के साथ भी रिजेंबल कर रहा है। ऑल राइट, सो हियर Okay. we have our second category, that is plant like protist. Plant like protist जो है हमारे पास वो है algae. Okay, these protists resemble the plants in having the chlorophyll. अब जैसे animals like protist जितने भी थे उनकी क्या खासियत थी कि उनके अंदर प्लांट्स सॉरी एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे हम बात करें अगर, तो ये वो प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता है क्लोरोफिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स, जिसका काम क्या है, दे मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना और फर्दर प्रोसीजर के जरिए खाना बनाना थ्रू सनलाइट। इस प्रोसीजर को करवाने में जो सबसे अहम काम अदा करता है या सबसे अहम काम करता है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट है, आई मीन टू से। अब क्या होता है, सिंपली दे प्रोड्यूस एंड रिलीज ऑक्सीजन लाइक प्लांट्स, यानी ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ये सिंपल प्लांट्स लाइक का काम करते हैं कि ये जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। मोस्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा एक यूं समझ लें कि कंट्रीब्यूशन है ना अर्थ को ऑक्सीजन पहुंचाने में, वो इन प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट की भी है, लाइक जो अल्जी की हम जिसकी बात कर रहे हैं। दे आर द मेजर फूड सोर्स एज वेल एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स फॉर वाटर ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है अल्जी जो है वो एक्वेटिक है और पानी वाली जगहों पे मेजोरिटी पाई जाती है, बल्कि पाई वही जाती है। तो सिंपल क्या होता है कि ये जो है फूड सोर्स है, इसके साथ साथ ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हम किसको कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं वो जानदार जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, यानी वो किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे, उनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं और ये फूड सोर्स है वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके नेक्स्ट, राइट। अब इसके अंदर फर्दरमोर हम डिफरेंट अल्जीज को जो है ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फाइलम क्लोरोफाइटा यानी ग्रीन अल्जी। अब देखें द ग्रीन अल्जी कंप्राइज ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर अल्जी। अब जो ग्रीन अल्जी है वो यूनिसेलुलर होती है एज वेल एज मल्टीसेलुलर होती है, फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज एज वेल एज जो है ना पेक्टिन की बनी हुई होती है। इसके एग्जांपल में आता है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक यूनिसेलुलर ग्रीन अलगा जो कि जो है ना ग्रो करता है एज अ ग्रीन थ्रेड ऑन और फिलामेंट्स, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आएगा, पतले पतले धागनुमा स्ट्रक्चर जैसा एक जो है ना अलजी है जो कि ग्रीन होती है और यूनिसेलुलर अलजी है जो कि जिसको हम नेम देते हैं एज ए स्पाइरोगायरा। ये ग्रीन अलजी है वो भी यूनिसेलुलर जो कि फाइलम क्लोरोफाइटा में प्लेस की गई है। ओके नेक्स्ट, मैम अल्जी को प्लांट किंगडम से निकाल के प्रोटोक्टिस्टा में क्यों रखा गया? यहाँ पर सिर्फ यूनिसेलुलर अलजी को रखा गया है, यानी जितने भी अगर आप देखेंगे ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलजी दोनों कैटेगरीज में अलजी में रखा गया है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, कहने का मकसद कि अलजी को अगर आप देखेंगे ना, जितनी भी मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स अलजी है उसको हम किंगडम प्लांटी में ही प्लेस करते हैं। पर यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा में हम उन जानदारों को अलजी की कैटेगरी में रख रहे हैं जो जिनके रिजेंबल जो है ना जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से रिजेंबल करते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर अलजी आती है। मेजॉरिटी यूनिसेलुलर अलजी आती है लेकिन कुछ ना कुछ मल्टीसेलुलर भी आती है। तो इसका इसमें रखने का मकसद ये है कि इसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या ऐसा जानदार जो कि समझ में नहीं आए कि आइदर ये प्लांट है कंप्लीटली या ये प्लांट या ये एनिमल है। उन जानदारों को साइंटिस्ट ने क्या किया था, वो सब ऐसे तमाम जानदार जिनको
क्लासिफाई नहीं किया जा रहा कंप्लीटली तौर पे कि आइदर ये प्लांट है या एनिमल है, उनको उन्होंने रखा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये अल्जी ऐसी कॉम्प्लेक्स है जो कि लार्ज या मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, पर मेजोरिटी जो है ना ये यूनिसेलुलर होती है, और मल्टी सेलुलर अल्जी को मेजोरिटी जो है ना रखा गया है किंगडम प्लांटे के अंदर। इसके अंदर जितनी रखी गई है वो मेजोरिटी जो है ना किंगडम सॉरी यूनिसेलुलर अल्जी है। Then multicellular algae plant kingdom में. हाँ जी, किंगडम प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर अल्जी रखी गई है। Okay, ma'am. All right. Okay. The second category, the second phylum is phylum Rhodophyta, जिसको हम रेड algae कह सकते हैं। तो बेसिकली रेड algae are named so because of their bright red color। रेड algae जो है ना, क्योंकि कलर में रेड लगती है या कलर में रेड है, इसलिए हम इसको रेड algae कहते हैं। रेड algae जो है वो मोस्टली लार्ज और मल्टी सेलुलर होती है। They are found in oceans and are generally referred to as sea vegetable as they are used as food। मतलब ये मेजोरिटी जो है ना मरीन वाटर में पाई जाती है, यानी ओशन में, और इसको हम सी वेजिटेबल के नाम से जो है ना इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये फूड के तौर पे काम आती है। ओके, coralline algae are red algae which secrete calcium carbonate onto the surface of their cells and help in forming coral reefs। ओके, कुछ ऐसी अलजी भी होती हैं जो मेरीन के अंदर पाई जा रही हैं। अब उनमें एक ऐसी कैटेगरी भी आती है, एक ऐसी अलजी होती है जिसको हम कहते हैं कोरलिन अलजी, जो कि रेड अलजी की ही कैटेगरी है, लेकिन वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जो वो सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कोरल रीफ्स बनाते हैं। अब कोरल रीफ्स क्या है, बेसिकली कोरल रीफ्स जो है ना, यूं समझ लें कि एक वो है अल्जी और प्लांट्स का कॉम्बिनेशन है, जो सॉरी मरीन वाटर के अंदर पाया जाता है, जिसमें जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज की अल्जी आती हैं कोरल रीफ्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर which is a gelatin like substance is prepared primarily from Gracilaria and Gelidium species and is important as a culture medium for bacteria and fungi। आपको पता है एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है अगर, जिसका नाम हैगा, वो भी जो है ना रेड एल्जी की कैटेगरी में आता है, यानी रेड एल्जी है वो भी जो है ना प्राइमरी जो है ना इसी जो है ना इसी स्पीशी की जो है ना अलजी से बनाया जाता है, इसी स्पीशी से बनाया जाता है, और ज्यादातर ये मेजोरिटी इंपॉर्टेंट है फॉर द बैक्टीरिया एंड फंजाई किंगडम के लिए, यानी उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो रेड अलजी को फर्दर मोर अगर क्लासिफाई किया जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि इसके बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, पर यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो रेड अलजी को हम फाइलम रूडोफाइडा के अंदर रख रहे हैं। ये फर्दर अलजी की जो है ना यूं समझ लें कैटेगरीज है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद है फाइलम फ्योफाइटा, जिसको हम ब्राउन अलजी कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये पाए जाते हैं समंदर में, जो दे ग्रोन रॉक्स ऑफ द सी, मतलब समुद्र में बड़े बड़े जो रॉक्स वगैरह होते हैं वहां पर ये जो है ना अलजी लगती है। लार्ज ब्राउन अलजी आर कॉल्ड कैल्प्स। लार्ज ब्राउन अलजी को जो ना हम कैल्प्स के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। कैल्प्स में ग्रो डेंसली इन द सी एंड फॉर्म कैल्प्स फॉरेस्ट। अगर कैल्प्स की बात की जाए ना, यानी ब्राउन अलजी की, वो डेंसली मतलब समंदर, गहरे समंदर में भी जो है ना बहुत ज्यादा लग सकती है और एक कैल्प फॉरेस्ट भी बना सकती है। दे फॉर्म इंपॉर्टेंट फूड सोर्सेज फॉर फिशेस एंड इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स या फिशेस हैं जो कि मरीन वाटर में पाई जाती हैं, ये उसके लिए फूड सोर्स के तौर पे काम करती है। द ब्राउन अलजी ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर नाउन एज रॉकवीट। रॉकवीट हम किसको कहते हैं, अगर कोई ऐसे रॉक है जिसपे ब्राउन अलजी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, उसको हम रॉकवीट कह सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर जो ना मेंशन हुई है अलजी, ब्राउन अलजी की एग्जांपल्स। ब्राउन अलजी आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अल्जिन। अल्जिन क्या है, एक कोलॉइडल जेल है which is used as a stabilizer in the baking and ice cream industries। आपको पता है कमर्शियली भी जो है ना ब्राउन अलजी बहुत ज्यादा यूज में आती है। कमर्शियली कैसे, जो बेकिंग और आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो है ना एक जेल लाइक सब्सटेंस यूज होता है, जिसको हम कोलाइडल जेल कहते हैं, जिसको हम अल्जिन कह सकते हैं। तो ब्राउन अलजी जो है ना वो इम्पोर्टेंट सोर्स है अल्जिन की, जो कि इस कमर्शियली तौर पे ना इन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रही है। इसके अलावा बहुत सारी ब्राउन अलजी जो है वो फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज हो रही है, और सेवरल आर ईटन एज अ वेजिटेबल इन ईस्ट एशिया एंड एल्सवेयर। और कुछ इस तरीके की अलजी जो है फूड सोर्स भी है फॉर ह्यूमंस एज वेल। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है फाइलम क्रिस्टोफाइटा, जिसको हम गोल्डन अलजी कहते हैं। क्रिस्टो मीन्स कलर ऑफ गोल्ड, यानी गोल्डन, अगर ये कलर में नजर आ रही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन अलजी।
येलो ग्रीन अलजी, गोल्डन ब्राउन अलजी एंड डायटम्स। डायटम्स जो है ना वो मेजॉरिटी सी वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो है ना जानदार है। दे आर फाउंड इन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर्स, यानी ये जो गोल्डन अलजी है ये फ्रेश में एज वेल एज मरीन वाटर दोनों के अंदर पाई जा रही है, जिसमें एक एग्जांपल जो मोस्ट अबंडेंट है वो डायटम्स हैं, जो कि मोस्टली अबंडेंटली पाए जाते हैं सी वाटर में एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर भी पाए जाते हैं। इनकी जो ये जो है ना मेजर सोर्स है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इनको खाते हैं। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना हम ये चीज नोट करते आ रहे हैं कि अल्जी जो है वो बहुत ज्यादा फूड सप्लाई करने वाली जो है ना एक यानी कि ऑर्गेनिज्म है या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि फूड सोर्स बहुत ज्यादा ना चीजों के लिए है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी खुद से तो ये अपना खाना सूरज की रोशनी से बना रहे, लेकिन दूसरों के लिए ये एज अ फूड सोर्स के तौर पे यूज कर हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट। उसके बाद है फाइलम पायरोफाइटा, जिसका हम कहते हैं फायर अल्जी कहते हैं इसको। अब इसमें क्या आते हैं, डिनोफ्लेजिलेट्स आर कॉल्ड फायर अल्जा बिकॉज सम फॉर्म्स ऑफ दीज प्रोटिस्ट आर बायोल्यूमिनेसेंट, मतलब दे स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल्स। सम स्पीशीज जो कि स्पेशली अगर हम देखा जाए जो बहुत सारी स्पीशीज इसी फाइलम की जो है ना रेड टाइड फिनोमिना करती हैं। द रेड टाइड इज अ फिनोमिना कॉमनली टर्म्ड एज algae bloom caused by species of dinoflagellates and other algae. During this phenomena, algae become so numerous that they discolor coastal waters. मतलब नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि ये वाली जो इस फाइलम के अंदर जो अलजी रखी गई है फायर अलजी, इसका काम क्या होता है, ये जो है ना एक यूं समझ लें एक बीमारी या एक तरीके से एक फिनोमिना करते हैं जिसको हम कहते हैं अलजी ब्लूम। अलजी ब्लूम का क्या काम है? अलजी ब्लूम जो है ना एक डिनोफ्लेजिलेट्स की स्पीशी की वजह से होता है, जिसके अंदर सिंपली क्या होता है, अलजी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जो कोस्टल वाटर्स होता है ना उसको डिसकलर कर देती है, मींस उसकी जो है ना कलर्स उसके जो है ना खत्म कर देती है, इसलिए हम इसको रेड टाइड कहते हैं। The algal bloom may cause depletion in oxygen in the waters and release toxins that may cause illness in humans and other organisms. अगर यही algal bloom वाटर के अंदर पाई जा रही है तो इसका काम क्या होगा, ये क्या कॉज करेगा, ये डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा, मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म कर देगा, ये बहुत कम कर देगा। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिन जो है ना यूं समझ ले टॉक्सिन्स या जहरीले मादे रिलीज करती है ये वाली अलजी, जो कि ह्यूमंस के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए जो उस पानी को यूज करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होंगे। तो एक तरीके से हमारे ज्यादा मेजोरिटी जो है ना हार्मफुल के तौर पे यूज हो रहा है। ओके नेक्स्ट। मैम ये फायर अलजी क्यों कहलाते हैं? जी ये फायर अलजी क्यों कहलाते हैं? आप क्या कह रहे हैं? ये फायर अलजी, ये जो पिछला ग्रुप आपने पढ़ाया, आपने कहा इनको हम फायर अलजी भी कहते हैं, उसका रीजन क्या है, मतलब फायर अलजी क्यों कहते हैं? ठीक है। इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एक तरीके से, क्योंकि ये पानी को डिस्कलर कर देते हैं, डिस्कलर करने के बाद वो पानी बड़ा जो है ना यूं समझ ले फीका या ऑरेंज टाइप का कलर देता है, इसी वजह से हम इसको फायर अलजी की कैटेगरी, फायर अलजी इसको एक टर्म दे रहे हैं जस्ट फॉर द रीजन कि ये पानी के अंदर अगर हद से ज्यादा हो जाए ना तो ये एक चीज कॉज करती है जिसको हम यूं समझ लें कि जो है ना सी टाइप कहते हैं, जिससे पानी जो है ना वो डिस्कलरेशन हो जाती है पानी के अंदर, इसी वजह से ये एक फायर का लुक देता है, इसलिए हम इसको फायर अलजी के तौर पे या फायर अलजी हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि अलजी को जो है ना अलजी डिफरेंट कलर्स की है, हमने प्रीवियस ग्रुप्स में क्या पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अलजी है, ब्राउन अलजी है, रेड अलजी है, ग्रीन अलजी है। तो हर अलजी को कलर की बेसिस पे ज्यादा देखा जा रहा है, तो जो भी अलजी दिखने में जैसी होती है ना उसको उसी कैटेगरी के तौर पे उसका सेकंड नेम वही चीज बन जाती है। लाइक ग्रीन अलजी है, अब फाइलम क्लोरोफाइटा के अंदर ग्रीन अलजी है तो उसका सेकंड नेम क्या हो गया, ग्रीन अलजी। लाइक तो हर अलजी का कलर्स की बेसिस पर उसको जो है ना दूसरी टर्म भी दे जा सकती है, इसलिए इसको हम जो है ना फायर अलजी भी कह सकते हैं। ओके मैम। ऑलराइट, द थर्ड कैटेगरी दैट वी हैव इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट, जिसके अंदर जो बहुत यूं समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं ना वो आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड बेसिकली क्या है, स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। दे आर वेरी ब्राइट इन अपीयरेंस, अगर दिखने की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं,
अपीयरेंस के तौर पे, यानी बहुत क्लियरली नजर आते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर पाए जाता है। और ये क्या काम करता है? बिकॉज दे आर सेप्रोफाइटिक। इसका काम क्या है? ये प्लांट्स और ट्रीज को क्या करता है? डीके करता है। डीके मतलब उसको, किसी डेड चीज को डिकम्पोज करना है, इसको हम डिकेइंग भी कह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स जो है ना वो सेप्रोफाइटिक जो है ना प्रोटिस्ट है। Slime molds is a name given to several kinds of unrelated eukaryotic organisms that can freely as single cells but can aggregate together to form a multicellular reproductive structures. मतलब स्लाइम मोल्ड हम उस हर एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकते हैं जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन पाया कैसे जाता है? सिंगल सेल है, यानी सिंगल सेल तो है लेकिन बहुत सारे आपस में मिलकर मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी ये बना सकता है। हर उस जानदार को हम स्लाइम मोल्ड कह सकते हैं। जैसे कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट दैट समहाउ रिजेंबल टू द फंगस। अब क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस इसको मिलती है स्लाइम मोल्ड को, ये क्या करते हैं? दे फॉर्म मल्टीसेलुलर एग्रीगेशन कॉल्ड प्लास्मोडियम। मतलब ये मल्टीसेलुलर एग्रीगेशन बहुत सारे जो है ना छोटी छोटी जो है ना जिससे मतलब प्लास्मोडियम बनाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लास्मोडिया डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। यहाँ पर जो प्लास्मोडियम की बात हो रही है, ये वो वाला प्लास्मोडियम नहीं है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ये दूसरे प्लास्मोडियम है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्लास्मोडिया है ना, ये बना लेते हैं फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उसकी टिप्स पर। आफ्टरवर्ड क्या होता है कि दीज स्पोर्स possess resistant true wall which help in survival for a long time during I could not see what is written after during. Okay, can you please tell me what is written there after during? Yes, ma'am, which sentence? Please, can you read last sentence? Okay. I'm saying कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है these spores possess resistant true walls which help in survival for a long time during. During unfavorable conditions. Okay, thank you so much. So I was telling you कि जब भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ये क्या करते हैं? एक प्लास्मोडियम एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लास्मोडियम में जितने भी प्लास्मोडियम मौजूद है वो फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब ये प्लास्मोडिया जो है ना ये फ्रूटिंग बॉडीज में तब्दील हो जाता है जिसके ऊपर बहुत सारे स्पोर्स लग रहे होते हैं उनकी टिप्स पे। और क्या होता है, इन स्पोर्स के ऊपर जो वॉल है ना वो ट्रू रेजिस्टेंट है। ट्रू रेजिस्टेंट किसको बोलते हैं? जो हर अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर जाए, उस चीज को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंट पावर हम कहते हैं हर उस चीज को या हर उस पावर को जो आपको या किसी भी जानदार को किसी बुरे वक्त में या किसी अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने की ताकत दे। तो ये जो स्पोर्ट्स है ना, इनके ऊपर जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है? ट्रू रेजिस्टेंट वॉल है। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। तो इन्हीं स्पोर्ट्स से फर्दर मोर जो है ना क्या जर्मिनेट होते हैं? यही स्लाइम मोल्ड जर्मिनेट होते हैं। स्लाइम मोल्ड जो है ना वाहिद एक ऐसा जो है ना सप्रोफाइटिक प्रोड्यूसर जो इस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है। और है ये यूनिसेलुलर, पर ये स्पोर्स बनाता है, मतलब मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसलिए क्योंकि ये स्पोर्स बना रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं कि दे आर समहाउ रिजेंबल्स टू द फंगस। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट। सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटिस्ट जो है वो फाउंडेशन ऑफ द फूड चेन है। फूड चेन हम किसको कहते हैं? देखिए, फूड चेन हमारी स्टार्ट होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर से। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है, उसके बाद जो है ना कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर है, कुछ फिर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो एक फूड चेन चल रही है। तो प्रोटिस्टा क्या है? फाउंडेशन है फूड चेन की। यानी ये जो है ना इसके अंदर फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, जो कि हमने पीछे देखा कि जो अल्जी लाइक प्रोटिस्टा है वो क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर से, यानी सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद ही बना रहे। तो हम कह सकते हैं ये फूड चेन के अंदर वो बहुत ज्यादा एक एक वो सर्व कर रहे हैं फॉर द रूट। उसके बाद है प्रोटिस्ट आर सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स मतलब having a close relationship between two species in which one is benefited। सिम्बायोट्स हम कह रहे हैं कि वो एक दो डिफरेंट स्पीशीज जो है ना के दरमियान का रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों को ही बेनिफिटेड यानी दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा हो।
उसको हम कहेंगे सिम्बायोट्स. एज वेल एज सम प्रोटिस्ट आल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड मे बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोफिल. बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इसके साथ साथ बायो जो है ना फ्यूल के अंदर भी ये मेजॉरिटी यूज होते हैं. प्रोटिस्ट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स, स्पेशली फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो प्रोटिस्ट ऐसे जो है ना जानदार हैं जो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ फूड है फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. In some rare cases, protists are harvested by humans for food and other industrial applications. अभी हमने पीछे पढ़ा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियली भी और फूड सोर्स के लिए भी या फूड के तौर पे भी वेजिटेबल के तौर पे भी हम बहुत सारे ह्यूमंस क्या करते हैं, कुछ प्रोटिस्ट को भी रेयर केसेस में अगर हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ जो है ना ये फूड के तौर पे भी यूज हो सकते हैं. इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन वन ऑफ द सोल फूड सोर्स फॉर व्हेल्स. फाइटोप्लैंक्टन जो है ना जो मेजॉरिटी मरीन वाटर में पाया जाता है वो बहुत ज्यादा फूड सोर्स है फॉर व्हेल्स. सीवीड की बात कर रहे हैं. सीवीड भी एक अलगा है जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के तौर पे काम करता है. इसके अलावा जू प्लांक्टन से जू प्लांक्टन बहुत ज्यादा सी क्रिएचर्स जो है ना उसके अंदर आते हैं और जू प्लांक्टन के अंदर वो जानदार आते हैं जो थ्रो फ्लैजिला मूव कर रहे होते हैं. तो ये सारी कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है प्रोटिस्ट की. पर इन द एंड आई वुड repeat that protist kingdom protista is one of the most complex kingdom जिसके अंदर उन तमाम जानदारों को रखा गया है जिनको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा कि इधर ये प्लांट्स हैं या ये एनिमल्स हैं. तो उन कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक प्रॉपर किंगडम बना दिया गया जिसको हम प्रोटिस्ट कहते हैं. आप इसको यूं समझ ले हायर प्रोटिस्ट भी कह सकते हो. तो किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर बहुत सारे फंजाई लाइक भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स लाइक भी है, एनिमल्स लाइक भी है. तो डिफरेंट कैटेगरीज के जो है ना रिजेंबल करने वाले जानदार इसके अंदर कैटेगराइज किए गए हैं. ओके, नेक्स्ट ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा के बाद जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह किंगडम फंजाई को. किंगडम फंजाई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी न्यूट्रिशन, हर चीज हम जो है ना इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. आज हमने अपना जो है किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया है. कल हमने उसके बारे में जनरली पढ़ा, आज हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी. ओके, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन आस्क. मैम फाइटोप्लैंक्टन में कोई वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है या वो कोई कैटेगरी है उसमें कोई ऑर्गेनिजम्स आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन के अंदर अल्गी आती हैं और वो प्लांट्स आते हैं जो मतलब मेजॉरिटी जो है ना समंदर के अंदर पाए जाने वाले हैं उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन. ओके मैम. Okay, thank you so much. If anybody have any confusion or question, you can ask. You can leave your question in the comment section. We will definitely respond you. Thank you so much. Allah Hafiz.